नमस्कार साथियों, विंग्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं दिनेश और आप मेरे साथ में हैं आज एक नया विषय पढ़ने के लिए। उस विषय का नाम है हिंदी। तो सबसे पहले अपन समझते हैं कि हिंदी को अपन किस प्रकार से पढ़ेंगे। क्या जैसे किताबों के अंदर दिया गया है वैसे पढ़ेंगे या फिर कुछ अलग तरीके से। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो अपन पढ़ रहे हैं वो एकदम किताबी भाषा से थोड़ा सा हट के पढ़ेंगे। किताबी भाषा से हटके कैसे कि आपसे परीक्षक क्या चाह रहा है, परीक्षा की क्या डिमांड है। जो परीक्षा की डिमांड है उसको अपन को कंप्लीट करना है, उसको अपन को पूर्ण करना है कि परीक्षा जो आपसे मांग रहा है उसकी पूर्ति कर दो बस। तो अपन कुछ उस प्रकार से पढ़ने वाले हैं। तो अपन कैसे पढ़ेंगे, आपको मैं छोटा सा ब्यौरा आपको दे देता हूं कि जैसे कि मान लो अपन संधि पढ़ रहे हैं, हिंदी का पहला टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं संधि। और संधि को किस प्रकार से पढ़ेंगे, तो संधि के अंदर सबसे पहले अपन संधि के जो भी नियम है उनको देखेंगे। संधि के जितने भी प्रकार हैं उन प्रकारों के जितने भी नियम हैं उन नियमों को देखेंगे। फिर अपन देखेंगे कि इनके उदाहरण क्या क्या बन सकते हैं, इनके उदाहरण क्या क्या बन सकते हैं, उन उदाहरणों को देखेंगे। और यदि इसके अंदर कुछ उदाहरणों के साथ में अपवाद बन रहे हैं तो उन अपवाद को भी देखते हुए चलेंगे। नियम पढ़ लिए, अच्छे से नियम याद कर लिए, फिर अपन उन नियमों से संबंधित कुछ उदाहरण देखने वाले हैं। अगर कुछ अपवाद बन रहे हैं तो उन अपवादों को भी देखेंगे। हालांकि संधि के अंदर सिर्फ 2 अपवाद होते हैं, इनके अलावा जो भी किताबों के अंदर अपन को अपवाद दिए जाते हैं उनके खुद के नियम होते हैं, उनके अपने स्वयं के नियम होते हैं। तो वो कौन से अपवाद हैं और उन अपवादों के क्या नियम हैं, उन सब की अपन चर्चा करेंगे आगे की क्लासों में। ठीक है, तो अपन पहला प्रक्रिया का पहला स्टेप क्या होगा, नियम देख लिए। दूसरा स्टेप उन नियमों से संबंधित जो भी उदाहरण बन रहे हैं उन उदाहरणों को देखेंगे। फिर आगे अपन क्या देखेंगे कि अगर अपन ने टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया तो फिर अपन जो गत वर्ष की परीक्षाओं के अंदर जो भी आपसे प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों को देखेंगे। क्या देखेंगे, गत वर्ष की जो भी भर्तियों के अंदर आपसे प्रश्न पूछे गए थे, जो भी भर्तियों के अंदर जो भी प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों को देखेंगे कि अपन ने टॉपिक को किस प्रकार से पढ़ा, लेकिन परीक्षक अपन से किस प्रकार के प्रश्न पूछ रहा है। क्या जो मेरे पढ़ने का तरीका था उसी तरीके से प्रश्न बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। मैं पढ़ कुछ और रहा हूं, परीक्षक कुछ और पूछना चाह रहा है, तो उन दोनों का तालमेल अपन को एकदम से बराबर से बैठाना है। तो उसी चीज को देखेंगे कि मैंने अच्छे से पढ़ लिया, अब मैं देखता हूं कि परीक्षक अपन से क्या पूछ रहा है, वो चीज देख ली। फिर अपन लास्ट स्टेप में क्या करेंगे कि इस टॉपिक का क्या सारांश क्या है, इस टॉपिक का क्या सार है। सार का ये सार आपके कब काम आएगा, जैसे कि आपकी परीक्षा है, मान लो कि 10 तारीख को परीक्षा है, मान लो कि 10 तारीख को परीक्षा है, ठीक है। और अब आप चाह रहे हैं कि इन 10 दिन के अंदर मुझे सभी विषय का एकदम से क्विक रिवीजन करना है, मुझे फिंगर टिप रिवीजन करना है। तो वो मैं कैसे करूंगा, तो अगर आपके पास प्रत्येक टॉपिक का अगर आपके पास सारांश पड़ा है तो आप उस सारांश के माध्यम से आराम से अच्छे से बहुत अच्छे लेवल पर आप उसका अभ्यास कर सकते हैं, उसका रिवीजन कर सकते हैं। तो प्रत्येक टॉपिक का अपन सारांश लेंगे। सारांश के अंदर क्या लेंगे, जैसे कि संधि है, संधि का उदाहरण समझते हैं। संधि के सारी तीनों प्रकार ले लिए और तीनों प्रकार के अंदर कौन कौन से नियम है उन नियमों को लिख दिया। और इन नियमों के साथ में क्या करेंगे, एक एक उदाहरण लिखते हुए चलेंगे, एक एक उदाहरण लिखते हुए चलेंगे। जब आपका एग्जाम आएगा, जैसे कि अब मेरे को एग्जाम के 3 दिन पहले हिंदी का रिवीजन करना है, ठीक है। और अब मेरे को हिंदी के अंदर पहला टॉपिक मैंने उठाया संधि, अब मेरे को संधि का रिवीजन करना है। अगर मैं संधि का टॉपिक लेके बैठ गया, किताब लेके बैठ गया कि मेरे को संधि का रिवीजन करना है, तो पूरे दिन के अंदर एक टॉपिक नहीं पढ़ पाऊंगा। और यदि मेरे पास इस टॉपिक का सारांश पड़ा है तो वो मैं आधे घंटे, पौन घंटे या ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे के अंदर पूरी संधि को मैं आराम से बड़े अच्छे तरीके से याद कर सकता हूं। और यदि इस सारांश को आपको पूरा टॉपिक समझ में आने के बाद आपने सारांश का 4 से 5 बार रिवीजन कर दिया, तो मैं कहता हूं कि जब आपका परीक्षा होगी और परीक्षा से 3 दिन पहले जब आप रिवीजन करने आओगे तो यहाँ पे आपको 1 घंटा नहीं, सिर्फ आपको 20 मिनट के अंदर आप उस चीज का सारा रिवीजन कर देंगे। तो कुछ इस प्रकार की अपनी रणनीति होगी इस सब्जेक्ट को पढ़ने की, ठीक है। जो अपन टॉपिक पढ़ेंगे
वो एक अच्छे लेवल पर पढ़ेंगे, एक अच्छे स्तर पर पढ़ने की कोशिश करेंगे, जिसके अंदर आपसे आरएस, एसआई और एलडीसी की क्या डिमांड होती है उसके हिसाब से अपन बढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक अपना है संधि। अगर संधि शब्द का मतलब देखो मैं बताऊं आपको, तो इस संधि का मतलब क्या होता है? संधि का मतलब होता है मेल या जोड़। आप मेल कह सकते हैं, जोड़ कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं समझौता। जैसे कि अपन समझते हैं, जैसे कि अपन न्यूज़पेपर के अंदर अक्सर पढ़ते हैं कि भारत ने अमेरिका के साथ रक्षा समझौता किया, या फिर वहां पे लिखा आता है कि रक्षा से संबंधित उन्होंने किसी प्रकार की कोई संधि की। तो संधि करने का यहाँ पे क्या मतलब हुआ? संधि करने से मतलब हुआ कि दो देशों के बीच में, या दो पार्टियों के बीच में, दो राज्यों के बीच में, या फिर दो जिलों के बीच में जो समझौता किया जा रहा है, जो संधि की जा रही है, उसे संधि कहते हैं। कि दो पार्टियों के बीच में क्या हो रहा है? संधि हो रही है। अगर इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें, अगर इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें तो शाब्दिक अर्थ होगा संधि। हालांकि संधि दो शब्दों से मिलकर बनी है, जिसका दो शब्द कौन से हैं? सम प्लस धी। और इस सम का मतलब होता है सम्मान। क्या होता है? सम्मान। इसका मतलब क्या होता है? सम्मान। और धी का मतलब क्या होता है? धारण। क्या मतलब होता है? धारण। धी का मतलब क्या मतलब होता है? धारण। अब अगर इन दोनों शब्दों का मैं शाब्दिक अर्थ जोड़ता हूं तो क्या मिलता है? कि समान रूप धारण करना। क्या रूप धारण करना? समान रूप धारण करना। समान रूप धारण करना। तो संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ की बात करेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? समान रूप धारण करना। क्योंकि संधि शब्द का, अब ये दो शब्द मिलकर एक शब्द बना है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? मेल, जोड़ या फिर समझौता। क्या हो जाएगा? समझौता। अब बढ़ते हैं आगे। अब संधि की परिभाषा, अगर बात करें संधि की परिभाषा की, तो संधि की परिभाषा क्या होगी? बहुत ही साधारण सी परिभाषा मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। आपको किताबी भाषा वाली मैं संधि की परिभाषा यहाँ पे नहीं बताऊंगा। अगर साधारण सी परिभाषा की बात करें तो उस परिभाषा कुछ इस प्रकार से बनेगी। तो क्या परिभाषा बनेगी? कि दो या दो से दो शब्दों के मेल से, दो शब्दों के मेल से उत्पन्न विकार, दो शब्दों के मेल से उत्पन्न विकार क्या होता है? संधि होती है। संधि होती है। बस इतनी सी लाइन आपको याद रखनी है कि दो शब्दों का मेल कर रहा हूं और उन दो शब्दों के मेल से जो तीसरा शब्द बन रहा है, जैसे कि यहां पे अपन ने देखा कि संधि का अपन ने दो टुकड़े किए, तो क्या बना? सम प्लस धी। क्या बना? सम प्लस धी। मैं अगर संधि शब्द की बात करता हूं, ये आपका संधि शब्द, और ये संधि शब्द कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से मिलकर बना है। सम प्लस धी। क्या बना? सम प्लस धी। अब ये यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ये एक अलग शब्द है और यहाँ पे ये दूसरा अलग शब्द है। इन दो शब्दों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, ये विकार उत्पन्न हुआ। क्या शब्द बना? क्या शब्द था? सम प्लस धी था। और दोनों शब्दों का जब मेल किया तो शब्द क्या बना? संधि। क्या बना? संधि। और ये अपने आप में क्या हो रहा है? विकार हो रहा है। क्या हो रहा है इसके अंदर? इसके अंदर इसके अर्थ में विकार हो रहा है। विकार का मतलब आप समझ सकते हैं कि विकार का अर्थ आप लिख सकते हैं परिवर्तन। क्या लिख सकते हैं? परिवर्तन। अब देखो कि दो शब्दों के मेल से उत्पन्न परिवर्तन क्या होता है? संधि होती है। बस इतना सा आपको याद रखना है कि संधि दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस धी। इन दो शब्दों का जब मैंने मेल किया तो एक नया शब्द बना संधि। तो इन दोनों शब्दों के मेल से जो तीसरा शब्द बन रहा है, क्या उसके अर्थ में परिवर्तन हो रहा है? अगर मैं सम प्लस धी का अर्थ देखूं तो इसका मतलब होता है सम का मतलब सम और धी का मतलब होता है धारण करना। जबकि अपन इन दोनों शब्दों के मेल से एक तीसरा शब्द बनाया, उसके अर्थ में विकार हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो तीसरा शब्द बना संधि। और संधि का अर्थ अपन ने जैसा कि अभी समझा कि मेल, जोड़ या फिर समझौता। तो संधि की परिभाषा क्या हो जाएगी? दो शब्दों के मेल से उत्पन्न विकार क्या होता है? संधि होती है। ठीक है, तो ये अपन ने अभी तक देखा संधि। संधि शब्द का मतलब क्या होता है, संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, और संधि की परिभाषा क्या होती है, ये चीज अभी तक अपन ने देखी। अब देखते हैं संधि और संयोग, इन दोनों के अंदर फर्क क्या है।
संधि क्या होता है, संयोग क्या होता है। अब आपको बस सिंपल सा एक टर्म याद रखनी है, इसके अंदर एक शर्त याद रखनी है कि संधि कब होगी, जब विकार होगा, कि दो शब्दों के मेल से अगर विकार हो रहा है तो वहां पे क्या होगी, वहां पे संधि होगी, और यदि विकार नहीं हो रहा है तो वहां पे क्या होगा, वहां पे संयोग होगा, वहां पे क्या होगा, संयोग होगा। जैसे कि एक उदाहरण समझते हैं कि विद्यालय, विद्यालय अपन कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, विद्यालय। अब विद्यालय का अपन अगर संधि विच्छेद करें तो क्या बनेगा, विद्याधन आलय। क्या बनेगा, विद्याधन आलय। क्या बना, विद्याधन आलय। अब यहां से अगर यहां से मैं आ की मात्रा बाहर निकाल दूं और यहां पे अपन को सामने शब्द क्या मिल रहा है, आ मिल रहा है। अब इन दोनों के मेल से, अब मेल किन दोनों के बीच में हो रहा है, इस आ और इस आ के बीच में मेल हो रहा है। अब जब इन दोनों का मेल हुआ तो तीसरा शब्द क्या बनेगा, आ बनेगा। इन दोनों शब्दों का मेल हुआ तब तीसरा शब्द क्या बना, आ बना। इन दोनों के मेल से, आ और इस आ के मेल से नियम कौन सा है उसकी चर्चा अपन आगे करेंगे। बस आपको यहां पे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि संधि क्या होती है और संयोग क्या होता है। आ और आ के मेल से शब्द बन रहा है आ, तो यहां पे शेष क्या बचा, यहां पे बचा वी, दा के साथ में हलंत और या के साथ में हलंत, और आगे यहां पे क्या बचा, यहां से अपन ने आ ले लिया और यहां पे शेष क्या बचा, यहां पे बचा लय, और वापिस शब्द क्या बन रहा है, वापिस शब्द ही बन रहा है विद्यालय। तो यहां से अपन ने दो शब्द निकाले आ और आ, इनके अंदर विकार हुआ तो इस शब्द के अंदर क्या है, इस शब्द के अंदर संधि है, इस शब्द के अंदर क्या है, संधि है। अब संयोग की बात करें तो एक दूसरा उदाहरण समझते हैं। जैसे कि मैं शब्द लिखता हूं संसद, क्या लिखता हूं, संसद भवन। क्या लिखता हूं, संसद भवन। जब मैं इसका विच्छेद करता हूं तो क्या बनेगा, संसद धन भवन। क्या बनेगा, संसद धन भवन। क्या इन दोनों शब्दों के मेल से कोई विकार आ रहा है, क्या इसके अंदर, इनके अंदर कुछ किसी प्रकार का कोई विकार देखने को मिल रहा है, जी नहीं, यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई विकार देखने को नहीं मिल रहा। अगर इन दोनों शब्दों की अलग अलग से बात करूं मैं, अगर इन दोनों शब्दों की अलग अलग से बात करूं मैं, तो ये शब्द कौन सा है, तो ये शब्द है आपका अघोष। अपन चर्चा करेंगे कि अघोष और सघोष क्या होता है। और ये शब्द कौन सा है, ये भी शब्द है आपका अघोष। ये शब्द भी क्या है, ये शब्द भी कौन सा है, अघोष है। तो इन दोनों शब्दों के अंदर अघोष अघोष मिलते हैं तो अघोष अघोष की संधि नहीं होती। संधि किन की होगी, अघोष के साथ में या तो सघोष आ रहा है, और यदि सघोष के साथ में क्या आ रहा है, अघोष आ रहा है, तो उस स्थिति में संधि होती है। उस स्थिति में क्या होती है, उस स्थिति में संधि होती है। अपन इनको अच्छे लेवल पर समझते हुए चलेंगे कि अघोष कौन से होते हैं और सघोष कौन से होते हैं। आगे पढ़ेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि अघोष और सघोष क्या होता है। संधि और संयोग के अंदर क्या फर्क है वो आपसे उम्मीद करता हूं कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। संधि किसमें होती है, जिस शब्द के अंदर विकार उत्पन्न हो रहा है, जिन दो शब्दों के मेल से विकार उत्पन्न हो रहा है वहां पे क्या हो जाएगी, संधि हो जाएगी। और दो शब्दों के मेल से यदि विकार उत्पन्न नहीं हो रहा तो वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे हो जाएगा संयोग। ठीक है, अब देखते हैं संधि और संधि के प्रकार। संधि की परिभाषा अपन ने देखी कि दो शब्दों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें संधि कहते हैं। बहुत ही साधारण सी परिभाषा आपको अपने दिमाग में रखनी है। अब संधि के प्रकारों की बात करें तो संधि के प्रकार होते हैं तीन। संधि के प्रकार कितने, संधि के प्रकार होते हैं तीन, और वो तीन प्रकार कौन से, स्वर संधि, व्यंजन संधि, और कौन सी संधि है, विसर्ग संधि। संधि की परिभाषा, दो शब्दों के मेल से उत्पन्न विकार क्या होती है, संधि होती है। संधि के तीन प्रकार होते हैं। तीन प्रकार कौन से, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब अगर इनकी परिभाषाओं की बात करूं मैं, तो मैं सिंपल शब्दों के अंदर लिखना चाहूंगा कि स्वर संधि कब होगी, व्यंजन संधि कब होगी और विसर्ग संधि कब होगी। स्वर संधि कब होगी, जब दो स्वरों के मेल से विकार उत्पन्न हो रहा है। किनके मेल से, कि धन के बाएं साइड भी क्या है, बाएं तरफ भी क्या है, स्वर है, और दाएं तरफ भी क्या है, स्वर है। तो इन दो स्वरों के मेल से अगर विकार उत्पन्न हो रहा है तो वहां पे क्या होगी, स्वर संधि होगी। और यदि व्यंजन संधि कब होगी, व्यंजन संधि होगी स्वर के साथ व्यंजन का मेल, स्वर के साथ किसका मेल, व्यंजन का मेल, या फिर
व्यंजन के साथ में या फिर व्यंजन के साथ में स्वर का मेल, और या फिर क्या होगा व्यंजन के साथ में व्यंजन का मेल, या फिर क्या होगा व्यंजन के साथ में व्यंजन का मेल। स्वर संधि की परिभाषा अगर अपन देखें तो क्या होगी, दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उन्हें क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। और यदि अपन बात करें व्यंजन संधि की, कि स्वर का व्यंजन के साथ में या फिर व्यंजन का स्वर के साथ में या फिर दोनों साइड में क्या हो, व्यंजन हो, इन शब्दों के मेल से यदि विकार उत्पन्न होता है तो कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि होगी। और यदि विसर्ग संधि की बात करें तो विसर्ग संधि कब होगी, कि विसर्ग के साथ में क्या हो, विसर्ग के साथ में, विसर्ग क्या होता है आप सभी लोग अच्छे से जानते होंगे कि विसर्ग के साथ में क्या हो, या तो हो स्वर या फिर क्या हो, या फिर हो व्यंजन। अब परिभाषा की बात करें कि विसर्ग का स्वर के साथ मेल या फिर विसर्ग का व्यंजन के साथ मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उन्हें क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। अब पुनः स्वर संधि के अपन आगे प्रकार पढ़ेंगे कि स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं, व्यंजन संधि के कितने नियम होते हैं और विसर्ग संधि के कितने नियम बनने की संभावना रहती है। अब सबसे पहले अपन पढ़ते हैं स्वर संधि। स्वर संधि दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उन्हें क्या कहेंगे, स्वर संधि कहेंगे। क्या कहेंगे, स्वर संधि कहेंगे। और अगर आपको एक अच्छी परिभाषा सीखनी है तो आप याद रख सकते हैं कि दो शब्दों के मेल से आप इस प्रकार लिख सकते हैं कि दो शब्दों के मेल से यदि विकार किसमें है, यदि विकार स्वर में हो रहा है, किसमें विकार हो रहा है, यदि विकार स्वर में हो रहा है, विकार किसमें हो रहा है, स्वर में हो रहा है तो वहां पे स्वर संधि होगी। और यदि विकार किसमें हो रहा है, व्यंजन में हो रहा है तो वहां पे व्यंजन संधि होगी। और यदि विकार विसर्ग के अंदर हो रहा है तो वहां पे कौन सी होगी, विसर्ग संधि होगी। ठीक है। अब स्वर संधि के प्रकार की बात करें तो स्वर संधि के प्रकार होते हैं 5। वो 5 प्रकार कौन से हैं, तो दीर्घ स्वर संधि, कौन सी संधि, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, कौन सी संधि, गुण स्वर संधि, और तीसरी स्वर संधि है वृद्धि स्वर संधि। तीसरी संधि कौन सी है, वृद्धि स्वर संधि। चौथी संधि है आपकी यण स्वर संधि, यण स्वर संधि। और पांचवी और स्वर संधि का अंतिम प्रकार कौन सा है, अयादी स्वर संधि। कौन सी है, अयादी स्वर संधि, अयादी स्वर संधि। स्वर संधि क्या होती है कि दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उन्हें क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। या फिर आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि जो स्वर के, अगर स्वर के अंदर विकार है तो स्वर संधि, कि दो शब्दों का मेल हुआ और विकार किसमें हो रहा है, स्वर के अंदर विकार हो रहा है तो वहां पे संधि कौन सी, स्वर संधि हो रही है। फिर अपन ने पढ़ा कि स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। 5 प्रकार कौन से, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और यण स्वर संधि, और 5वां प्रकार है अयादी स्वर संधि। अपन इन संधियों के एक एक प्रकार को लेते हुए चलते हैं और देखते हैं कि इनके अंदर क्या क्या नियम बनने की संभावना रहती है। और इन संधियों को मैं, इन संधियों के नियम को इसी क्लास के अंदर किस प्रकार से याद कर सकता हूं उनको भी देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो सबसे सरल और सबसे आसान तरीका मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। आइए देखते हैं स्वर संधि के प्रकार। स्वर संधि के प्रकार अपन ने देख लिए। अब देखते हैं स्वर संधि के प्रकार के उनके क्या क्या नियम बन सकते हैं। आपको मैं एक एक दो शब्द बताऊंगा प्रत्येक संधि से। आपको दीर्घ स्वर संधि से कौन सा शब्द उठाना है और उसको याद रखना है। गुण संधि का कौन सा शब्द आपको याद रखना है, यण संधि का, वृद्धि संधि का, अयादी संधि का। इसी प्रकार से अपन देखेंगे कि कौन से शब्द मेरे को याद रखने हैं ताकि मेरे को इनके सारे नियम याद रह जाए। मैं इन नियमों के अंदर कहीं कंफ्यूज ना हो जाऊं, कहीं मेरा गुण संधि का नियम यण संधि बना चला जाए, तो मैं इनको किस प्रकार से याद रख सकता हूं वो आपको देखना है। तो दीर्घ स्वर संधि का नियम याद रखने के लिए आप एक शब्द याद रख सकते हैं, सजातीय। सजातीय स्वर, आपको क्या याद रखना है, सजातीय स्वर। सजातीय स्वर, सजातीय स्वर कौन से होते हैं वो अपन जब दीर्घ स्वर संधि पढ़ेंगे तब देख लेंगे कि सजातीय स्वर कौन से होते हैं। अभी के लिए बस आप इतना सा काम करना कि जो मैं नियम आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं उन नियमों को देख लो।
अब पढ़ रहे हैं अपन अगला प्रकार दीर्घ स्वर संधि के बाद में। जैसे मैंने ये लिखा है, एक दीर्घ स्वर संधि आपको ऊपर लिखनी है, फिर दो दो के साइड से आपको नीचे लिखना है। इसी प्रकार से आपको लिखना है ताकि आपको नियम याद हो जाए। ठीक है, फिर अपन ने लिखा गुण संधि। गुण संधि के अंदर आपको याद रखना है कि अ या आ के बाद में, अ या आ के बाद में क्या आ जाए, ई उ। अ या आ के बाद में क्या आ जाए, ई उ, और कौन आ जाए, री। तो इन दोनों शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनेगा वो क्या बनेगा, अ या आ के बाद में ई उ री आ जाए तो शब्द क्या बनेगा, ए ओ, और क्या बनेगा, अर। क्या बनेगा, अर। जैसे कि अ और आ के साथ में ई आ गया तो इन दोनों शब्दों के मेल से क्या शब्द बनेगा, ए बनेगा, और इन दोनों शब्दों के मेल से जो शब्द बनेगा, अर बनेगा। और ई और आ के मेल से ई आ के या ई आ के साथ में उ आ रहा तो इनके शब्दों के मेल से क्या बनेगा, ओ बनेगा। या तो क्या आएगा, या तो आ आएगा या फिर अ आएगा। इन दोनों शब्दों में से कोई एक शब्द आ रहा है और उसके बाद में ई आ रहा है तो ए बनेगा, उ आ रहा है तो ओ बनेगा, री आ रहा है तो क्या बनेगा, अर बनेगा। मतलब इन शब्दों के अंदर इस प्रकार से विकार उत्पन्न होगा। किस प्रकार से विकार उत्पन्न होगा कि अ या आ के बाद में ई आ रहा है तो ए हो जाएगा, अ या आ के बाद में उ आ रहा है तो ओ हो जाएगा, अ या आ के बाद में री आ रहा है तो अर हो जाएगा। कैसे होगा, इन दोनों शब्दों को मिलाकर तीसरा शब्द क्या बन रहा है, ये शब्द बन रहे हैं तीसरा। अ और आ के बाद में जो ये तीन शब्द दिए गए हैं, ई ओ री, इन शब्दों के मेल से ये शब्द बन रहे हैं ए ओ अर। क्या बन रहे हैं, ए ओ अर बन रहे हैं। अब एक बार से पुनः रिपीट कर लेते हैं, पुनः दोहरा देते हैं कि किन संधि से क्या याद रखना है। दीर्घ स्वर संधि से आपको याद रखना है कि शब्द कौन से होंगे, सजातीय शब्द होंगे। कौन से शब्द याद रखने हैं कि सजातीय स्वर, सजातीय स्वर। इस संधि से आपको बस एक शब्द याद रखना है, सजातीय स्वर। गुण संधि में अपन को क्या याद रखना है कि अ या आ के बाद में, अ या आ के बाद में क्या आए, ई आए, उ आए या फिर क्या आ जाए, री आए। तो क्या शब्द बनेगा, तो शब्द बनेंगे इनके ए ओ, क्या बनेगा, अर। ए ओ अर बनेगा। अब अपन ने पहले पढ़ा दीर्घ स्वर संधि, फिर अपन ने पढ़ा गुण स्वर संधि, और तीसरा प्रकार अपन पढ़ेंगे वृद्धि संधि का। यहाँ पे आप तीसरा लिख देना। तीसरा कौन सी पढ़ रहे हैं, वृद्धि स्वर संधि पढ़ रहे हैं। अब वही उसी प्रकार से आपको याद रखना है कि अ या आ के बाद में, अ या आ के बाद में क्या आ जाए, ए आई ओ और औ। क्या याद रखना है आपको कि अ या आ के बाद में ए आई ओ औ आ जाए तो इन शब्दों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा, विकार उत्पन्न होने से जो नया शब्द बनेगा वो क्या बनेगा, तो यहाँ पे बनेगा आई और यहाँ पे भी आई बनेगा, यहाँ पे भी आई बनेगा कि अ या आ के बाद में ए आता है तो आई बनेगा, अ या आ के बाद में आई आता है तो वो आई बनेगा, और अ या आ के बाद में ओ आता है तो क्या बनेगा, औ बनेगा। क्या बनेगा, औ बनेगा। और यदि अ या आ के बाद में औ आता है तो वो पुनः औ बनेगा। क्या बनेगा, पुनः औ ही बनेगा। अब देखो इन दो शब्दों के मेल से, किन किन के मेल से, अ और ए आई ओ औ के मेल से इनके अंदर विकार उत्पन्न हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर विकार उत्पन्न हो रहा है तो यह संधि का नियम एकदम सही है। ठीक है, तो अ या आ के बाद में ए आई ओ औ आ रहा है और इन शब्दों के अंदर वृद्धि हो रही है। इन शब्दों के अंदर क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है कि पहले अपन अ के साथ में किसको जोड़ रहे हैं, ए को जोड़ रहे हैं तो इसका वृद्धि हो रही, इस ए के अंदर वृद्धि हो रही, ए से वृद्धि होकर इसका बड़ा रूप बन रहा है, और बड़ा रूप क्या बन रहा है, आई बन रहा है। ठीक है, उसी प्रकार अ या आ के बाद में ओ आ रहा है तो इस शब्द के अंदर बड़ा हो रहा है, वृद्धि हो रही है। अब आई और औ तो पहले से ही बड़े रूप है तो इसके अंदर तो और क्या बड़ा कर सकते हैं, तो इसके अंदर वृद्धि हो रही थी, इसीलिए इस संधि का नाम पड़ गया वृद्धि स्वर संधि। क्या पड़ गया, वृद्धि स्वर संधि पड़ गया। अब आगे देखते हैं गुण स्वर संधि। अब आपको क्या करना है, गुण संधि को याद रखा आपने। अब गुण संधि के अंदर ये जो बीच के तीन शब्द है ई ओरी, बीच के जो तीन शब्द हैं इनको उठा के बस आपको यहां रखना है, इनको उठा के बस यह संधि में रखना है, ऊपर से उठा के थोड़ा सा नीचे रखना है। और यहाँ पे आपको क्या लिखना है, पुनः उसी शब्द तीनों शब्दों को लिख दो, ई उ और ई। आपको रटने की जरूरत नहीं है,
बस आपको एक छोटा सा आइडिया आपके दिमाग में रह गया ना, तो आप कभी भी स्वर संधि का कैसा भी प्रश्न पूछ ले, चाहे उदाहरणों से पूछे चाहे आपको नियमों से पूछे, कभी भी आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। इतनी सी गारंटी मेरी आपको मैं देता हूं। अगर आपने मैं जो तरीका बता रहा हूं उस तरीके से यदि आपने प्रश्न इस नियमों को याद कर लिया तो फिर आप कभी भी नहीं भूलेंगे इन नियमों को। एक बार बस आपको तसल्ली से इन नियमों को देखना है, 2-3 बार आपको बस एक रफ पेपर उठाना है, उनके अंदर इसी प्रकार से आपको याद करना है, इसी प्रकार से देखते देखते लिखना है। 1-2 बार आप देखते हुए लिखना, तीसरी बार आप बिना देखे लिखेंगे, चौथी बार आपको कभी भी वापिस से इन नियमों को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अब क्या करना है, गुण संधि के जो बीच के 3 शब्द हैं उनको उठा के आपको रखना है यण संधि में, ई उ री। तो मैंने पुनः इन्हीं को उठा के यहाँ पे रख दिया, और इनके बाद यदि क्या आ जाए, असमान स्वर आ जाए। क्या आ जाए, असमान स्वर आ जाए। इनके बाद यदि असमान स्वर आ जाए तो इनके विकार उत्पन्न होगा, और विकार उत्पन्न होने से क्या शब्द बनेगा, य व और र। बस सिंपल से याद रखना है। गुण संधि के अंदर आपको क्या याद रखना है, अ या आ के बाद में ई ओ री आ जाए तो ए ओ अर शब्द बनता है। और आपको यण संधि के अंदर क्या याद रखना है, ई ओ री तो आपको याद हो गया, यहाँ पे आपको कंफ्यूज होने की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। अब आपको यण संधि के अंदर बस इतना से याद रखना है कि ई उ री के बाद में यदि असमान स्वर आ जाता है तो शब्द क्या बनेगा, विकार उत्पन्न होकर नया शब्द क्या बनेगा, य व र। बस 3 अक्षर याद रखने हैं, य व र। नए शब्द क्या बने, य व र। अगर यहाँ पे असमान स्वर ना आकर समान स्वर आ जाए, यदि यहाँ पे असमान स्वर नहीं आते हैं, यहाँ पे समान स्वर आ जाते हैं, तो क्या होगा, जब यहाँ पे समान स्वर आ जाएंगे तो वो संधि यण संधि नहीं रहेगी, वो संधि बन जाएगी आपकी दीर्घ स्वर संधि। क्योंकि अपन दीर्घ स्वर संधि के अंदर अपन क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे शब्द क्या बनेगा, यहाँ पे आपके सजातीय स्वर होने चाहिए, और यदि इसके बाद ई के बाद में यदि ई आ जाता है तो वो समान स्वर तो हो जाता है, लेकिन वो सजातीय शब्द हो जाता है। इसी जात का, स्वर का मतलब इसी जात का। अपन देखेंगे कि सजातीय शब्द कौन से होते हैं। तो यहाँ पे ई नहीं आना चाहिए, ना ऊ के साथ में ऊ नहीं आना चाहिए, ऊ के अलावा कुछ भी आ सकता है। ऊ और बड़ा ऊ दोनों ले रहे हैं ना, ई या बड़ी ई, ऊ या बड़ा ऊ, री या बड़ी री। हालांकि बड़ी री हिंदी के अंदर अभी वर्तमान के अंदर प्रचलन में नहीं है, लेकिन आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपको क्या याद रखना है कि अ या आ के बाद में ई उ री आए तो इसका विकार से उत्पन्न होकर नया शब्द क्या बनेगा, ए ओ अर बनेगा। और यण संधि के अंदर आपको क्या याद रखना है कि जो गुण संधि के 3 शब्द हैं ई उ री, इनके बाद में यदि असमान स्वर आ जाए तो क्या शब्द बनेंगे, नया विकार उत्पन्न होगा, और विकार उत्पन्न होने से शब्द क्या बनेगा, य व र। अब उसी प्रकार से आपको यहाँ पे करना है अयादि संधि के अंदर। अयादि संधि के अंदर क्या करना है कि यहाँ पे आपने पढ़ा वृद्धि संधि, और वृद्धि संधि के अंदर बीच के आपके सामने है 4 अक्षर। क्या है, 4 स्वर आपके सामने हैं। और उसी प्रकार जैसे अपन ने गुण संधि से यण संधि के अंदर ट्रांसफर किया था, इसी प्रकार आपको यहाँ पे करना है, और यहाँ पे आपको लिख देना है उसी प्रकार से ए आई ओ, और क्या लिखना है, औ लिखना है। क्या लिखना है, औ लिखना है। अब वैसे उसी प्रकार यहाँ पे जब यण संधि के अंदर यहाँ पे असमान स्वर लिखा तो यहाँ पे भी अपन क्या लिख देंगे, इनके बाद यदि असमान स्वर आए, क्या आए, असमान स्वर आए तो संधि और विकार उत्पन्न होगा तो शब्द क्या बनेगा, विकार उत्पन्न होने से शब्द कुछ इस प्रकार से बनेंगे। देखो संधि क्या पढ़ रहे हैं, अयादि संधि पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिख देना है अय। संधि कौन सी, अयादि, तो ऊपर क्या लिखोगे, अय। अय, आय, औ और आओ। क्या लिखना है, अय आय औ आओ। यहाँ सबके लास्ट में हलंत है, अंतिम वर्ण के साथ में हलंत है। बस इतना सा आपको याद रखना है कि ए आई ओ औ के बाद में यदि असमान स्वर आ रहा है तो इनका क्रमशः अय आय औ आओ इस प्रकार से इनके अंदर विकार होता है। अपन कुछ उदाहरण देखते हैं, इनको उदाहरण के साथ में समझने की कोशिश करते हैं ताकि आपको जो ये मैंने नियम बताए हैं आपके मस्तिष्क में हूबहू छप जाए। अपन सबसे पहले पढ़ते हैं दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि की अगर अपन परिभाषा की बात करें तो परिभाषा इनकी क्या बनेगी कि सजातीय स्वरों के मेल से
जो विकार उत्पन्न होता है उन्हें अपन दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। अब सजातीय स्वर कौन से? अगर मैं सजातीय स्वर की बात करूं तो यदि मैं स्वर लिखा आपके सामने अ, तो अ का स्वर सजातीय कौन सा होगा? तो अ का सजातीय होगा या तो अ या फिर आ। इसका सजातीय कौन सा होगा? अ या आ। और यदि मैं ई की सजातीय शब्द स्वर की बात करूं तो क्या होगा? या तो खुद या तो स्वयं होगा या फिर होगी बड़ी ई। और यदि मैं ऊ शब्द की बात करूं, ऊ स्वर की बात करूं तो ऊ स्वर का सजातीय स्वर कौन सा होगा? या तो स्वयं होगा या फिर बड़ा ऊ इसका सजातीय होगा। हिंदी के अंदर जब अपन वर्णमाला पढ़ते हैं तो वर्णमाला के अंदर अपन इन 6 शब्दों को क्या कहते हैं? 6 स्वरों को क्या कहते हैं? इन 6 स्वरों को अपन कहते हैं सजातीय। क्या कहते हैं? सजातीय। इनके अलावा जो भी शेष स्वर है, जो भी शेष स्वर है उनको क्या कहेंगे? उन्हें कहेंगे विजातीय। उन्हें क्या कहेंगे? विजातीय स्वर कहेंगे, विजातीय स्वर कहते हैं। और यदि आपसे पूछ रहा है कि सजातीय स्वर कौन से हैं, तो अ का सजातीय आ, ई का सजातीय बड़ी ई, ऊ की सजातीय बड़ा ऊ। बस आपको 6 अक्षर याद रखने हैं, 6 स्वर आपको याद रखने हैं। और इन 6 स्वरों से आपकी पूरी दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। दीर्घ स्वर संधि का नियम क्या कहता है? दीर्घ स्वर संधि का आप नियम लिखना, अ के बाद क्या आए? अ आए तो क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। अ के बाद में यदि आ रहा है तो भी क्या होगा? आ होगा। और यदि आ के बाद में आ रहा है तो क्या होगा? तो भी आ होगा। और यदि दोनों तरफ आपको आ मिल रहे हैं, क्या मिल रहे हैं? आ मिल रहे हैं, तो भी क्या होगा? आ होगा। संधि कौन सी पढ़ रहे हैं? दीर्घ स्वर संधि पढ़ रहे हैं। इस दीर्घ स्वर संधि अगर शब्द लिखा है दीर्घ तो इसका कुछ ना कुछ तो मतलब होगा कि जो विकार उत्पन्न होगा वो विकार कैसे होगा? वो विकार हमेशा दीर्घ होगा। कि जो शब्दों के मेल से विकार हो रहा है वो विकार हमेशा कैसा होगा? वो विकार हमेशा दीर्घ होगा। दीर्घ कैसे हो रहा है? कि यहाँ पे 2 स्वर अपन ने मिलाए अ और अ, इन 2 स्वरों का क्या हो रहा है? मेल हो रहा है। मेल हो रहा है कि नहीं हो रहा? जब इनका मेल हो रहा है तो स्वर कौन सा बन रहा है? आ बन रहा है। इनका दीर्घ रूप बन रहा है। आ का दीर्घ रूप कौन सा होता है? अ का दीर्घ रूप होता है आ। अ का दीर्घ रूप क्या होता है? आ। तो इसी प्रकार से जो विकार उत्पन्न कर रहे हैं सभी के अंदर इन चारों नियमों के अंदर क्या कर रहे हैं? आ कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? दीर्घ आ रहा है, दीर्घ आ रहा है। इसका मतलब ये संधि कौन सी? दीर्घ स्वर संधि। एक अपन पढ़ते हैं वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि के अंदर आपको सजातीय स्वर नहीं मिलेंगे, सजातीय स्वर नहीं होंगे। इनके अलावा जो भी शेष स्वर रहते हैं वो दीर्घ स्वर वृद्धि स्वर संधि के अंदर पड़ेंगे। इतनी सी बातें आपको इन दोनों से संबंधित याद रखनी है। ठीक है। अब अगर बात करें अगले स्वरों की, ये तो आ का सजातीय हो गया। अब ई की सजातीय स्वरों की बात करते हैं। ई के साथ में क्या हो? ई के साथ में ई हो तो भी क्या होगा? बड़ी ई। अब संधि कौन सी पढ़ रहे हैं? दीर्घ स्वर संधि पढ़ रहे हैं। तो विकार उत्पन्न होगा तो वो किस में होगा? दीर्घ में होगा, दीर्घ स्वर के अंदर होगा। इतनी सी बात आप समझ गए। अब उम्मीद करता हूं कि ये नियम आप स्वयं लिख देंगे कि ई के साथ में क्या हो? बड़ी ई हो तो विकार आएगा तो किस में आएगा? बड़ी ई के अंदर। इस साइड में या फिर ई हो, यहाँ पे आपकी छोटी ई हो तो भी क्या बनेगा? बड़ी ई बनेगी। और दोनों साइड में यदि बड़ी ई आ रही है, दोनों साइड में यदि बड़ी ई आ रही है तो भी क्या बनेगा? बड़ी ई बनेगी। क्या बनेगा? बड़ी ई बनेगी। अब उसी प्रकार से अपन देखते हैं ऊ के अंदर। यदि एक साइड में आपको ऊ मिल रहा है और एक साइड में आपको क्या मिल रहा है? छोटा ऊ मिल रहा है। दोनों साइड में आपको छोटे ऊ मिल रहे हैं तो जो विकार होगा, विकार होकर क्या बनेगा? बड़ा ऊ बनेगा। इसी प्रकार से ऊ के साथ में बड़ा ऊ तो भी क्या? बड़ा ऊ बनेगा। उसी प्रकार से बड़ा ऊ के साथ में यदि छोटा ऊ आ रहा है तो भी क्या बनेगा? बड़ा ऊ बनेगा। और दोनों तरफ यदि बड़े ऊ आ रहे हैं तो भी क्या बनेगा? बड़ा ऊ बनेगा। अब यहाँ पे अपन ने देखा कि दीर्घ स्वर संधि पढ़ रहे हैं। दीर्घ स्वर संधि का नियम कहता है कि जो विकार उत्पन्न होकर जो नया शब्द बनेगा वो दीर्घ रूप होगा, उसका दीर्घ रूप होगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पे सभी जगह अपन ने दीर्घ रूप लिए। यहाँ पे बड़ी, यहाँ पे भी बड़ी, यहाँ पे भी बड़ी, यहाँ पे भी बड़ी। उसी प्रकार यहाँ पे भी बड़ा ऊ, यहाँ पे भी बड़ा ऊ, यहाँ पे भी बड़ा ऊ, यहाँ पे भी बड़ा ऊ। तो यहाँ पे दीर्घ रूप ले रहे हैं विकार होने के बाद। 2 शब्दों के मेल होता है तो विकार उत्पन्न होता है। और विकार किसके अंदर आ रहा है? दीर्घ रूप में विकार आ रहा है। तो संधि कौन सी हो जाएगी? दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। कौन सी स्वर संधि हो जाएगी? दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी।
अब कुछ दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण देखते हैं कि उन शब्दों का आपको संधि विच्छेद करने को कहे तो आप उन्हें संधि विच्छेद किस प्रकार से करेंगे, और यदि उन शब्दों का संधि विच्छेद करके दिया हुआ है तो उनका संधि किस प्रकार से करेंगे, तो वो देखते हैं। ठीक है, अब आपके सामने कुछ उदाहरण मैं लेके आया हूं कि इन शब्दों को आपको क्या करना है, इन शब्दों की आपको संधि करनी है। क्या करनी है, संधि करनी है। अब मैं इन शब्दों की संधि किस प्रकार से करूंगा, और इनका अगर संधि करके दिया हुआ है, संधि विच्छेद क्या के दिया हुआ है, तो इनका संधि किस प्रकार से करूंगा। ठीक है, तो पहला उदाहरण आपके सामने है पीतांबर। आपको क्या करना है, संधि विच्छेद करना है। क्या करना है, संधि विच्छेद करना है। क्या करना है, संधि है, संधि का विच्छेद आपको करना है। शब्द आपके सामने है पीतांबर। क्या शब्द है, पीतांबर। पीतांबर का संधि विच्छेद अपन करते हैं। देखिए, मैंने शब्द लिखा पीतांबर। क्या शब्द लिखा, पीतांबर। अब मैं जब इसका संधि विच्छेद करता हूं तो मेरे को शब्द मिलता है, एक तो मिलता है पीत और एक मिलता है मेरे को अंबर। क्या मिलता है, अंबर। एक शब्द मेरे को मिलता है पीत और एक शब्द मेरे को मिलता है अंबर। अब अगर इस ता में से यदि मैं आ निकाल देता हूं तो इसके अंदर आपको यह बताना है कि इस ता के अंदर कौन सी मात्रा है। इस ता के अंदर कौन सी मात्रा है, तो इस ता के अंदर मात्रा है आ की, और जब मैं इस ता में से आ की मात्रा निकाल देता हूं तो शेष क्या बचेगा, शेष बचेगा पी और हलंत के साथ में ता। और मैंने यहां से क्या निकाल दिया, यहां से मैंने आ निकाल दिया। अब आगे ये धन तो वैसा का वैसे यहां पे आ जाएगा। यहां से मैं आ निकाल देता हूं तो शेष क्या रह जाएगा, ये रह जाएगा मां हलंत के साथ में और बर। अब संधि हो रही है। संधि क्या कहता है कि दो शब्दों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उन्हें संधि कहते हैं। अब विकार किन के बीच में होगा, इस आ और इस आ के बीच में। अब जैसे कि दीर्घ स्वर संधि के अंदर अपन ने नियम पढ़ा था कि सजातीय शब्द। अब क्या ये दोनों सजातीय शब्द हैं, जी बिल्कुल दोनों सजातीय शब्द हैं। कौन से, अ और अ। यहाँ पे जो प्लस के दोनों साइड में आपको दिख रहे हैं अ और अ, इन दोनों स्वर की बात मैं कर रहा हूं। अब इन दोनों के मेल से विकार उत्पन्न होगा, और विकार उत्पन्न होकर क्या शब्द बनेगा, संधि कौन सी, दीर्घ। तो दीर्घ स्वर संधि क्या कहती है कि अपन को दीर्घ रूप लेना है। कौन सा रूप लेना है, दीर्घ रूप लेना है। जब मैं इनका दीर्घ रूप लेता हूं अ और अ का, तो दीर्घ रूप कौन सा है, आ है। तो यहाँ पे इन दोनों शब्दों के मेल से जो विकार उत्पन्न हुआ किसमें हुआ, इस आ के अंदर हुआ। अब आपको जो शेष शब्द बचे हैं, जो शेष बचा है उसको आपको पुनः यहाँ पे लिख देना है। आपको यहाँ पे लिख देना है। अब आपको यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे ये दोनों शब्द निकल जाएंगे क्योंकि इन दोनों शब्दों के मेल से एक तीसरा शब्द बना। वो कौन सा बना, आ बना। क्या बना, आ बना। अब मैं इनको तीनों को आपस में जोड़ देता हूं तो शब्द क्या बनेगा, पीतांबर बनेगा। क्या बनेगा, पीतांबर बनेगा। आपको इसी प्रकार से इन्हीं सभी शब्दों की आपको क्या करना है, संधि विच्छेद आपको करना है। ठीक है, अब देखते हैं अगला उदाहरण। अगला उदाहरण आपके सामने है मातमा। अगला उदाहरण क्या है, मातमा। अब महात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा, महात्मा का संधि विच्छेद होगा महाधन आत्मा। महाधन क्या होगा, आत्मा। अब आपको संधि विच्छेद करते समय एक बात का ख्याल रखना है कि जो दोनों शब्द मिल रहे हैं, जो दोनों शब्द मिल रहे हैं, इनका अपना खुद का कोई ना कोई अर्थ मिलेगा। इनका खुद का अपना कोई ना कोई अर्थ मिलेगा। जैसे कि इस माह की बात करें तो माह का मतलब क्या होता है, इस माह का मतलब होता है महान। इस माह का मतलब क्या होता है, महान। और आत्मा आप सभी लोग जानते हैं कि आत्मा का मतलब क्या होता है। तो इस महात्मा शब्द का मतलब क्या होता है कि जिसकी आत्मा महान है, जिसकी आत्मा महान है उसे अपन क्या कहते हैं, महात्मा कहते हैं। अब उसी प्रकार से अगर अपन अगले शब्द की बात करें, आपके सामने अगला शब्द लिखा है सादर। अगला शब्द क्या लिखा आ रहा है, सादर। तो सादर का जब मैं संधि विच्छेद करता हूं तो क्या बनेगा, सधन आदर। क्या बनेगा, सधन आदर। तो स का मतलब क्या हो जाता है कि परिवार सहित आपको पधारना है। तो अपन क्या कहते हैं, परिवार सहित आपको पधारना है, तब अपन लिखते हैं सपरिवार। क्या कहते हैं, सपरिवार। तो इस सा का मतलब क्या होता है, इस सा का मतलब होता है सहित। इस सा का मतलब क्या होता है, सहित, सहित। ठीक है, तो सादर का मतलब क्या हो जाएगा कि आदर सहित। क्या हो जाएगा, आदर सहित। इन दोनों शब्दों को अपन को यहाँ पे दोनों का अर्थ मिल रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से आपको करना है, इन सभी शब्दों के आपको
संधि विच्छेद करना है। और अगर आपको इन शब्दों के अंदर कुछ भी समस्या आती है तो आप उनको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आगे आपके शब्द लिखे हुए हैं जो आपके सामने संधि विच्छेद करके लिखे हुए हैं और इनका आपको संधि बनाना है। ठीक है, ये शब्द आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, अपने रजिस्टर में लिख सकते हैं, ये सारे शब्द। और इनका आपको, ये आपका क्या है, ये आपका गृह कार्य है। ये आपका क्या है, ये गृह कार्य है और ये गृह कार्य आपको स्वयं करना है। इनका किस प्रकार से करना है वो मैंने आपको बता दिया कि इनका संधि किस प्रकार से करेंगे, और यदि आपको संधि दे रखा है तो उनका संधि विच्छेद किस प्रकार से करेंगे। आपको इसी प्रकार से जैसे अपन ने पीताम्बर का संधि विच्छेद किया है, संधि विच्छेद करके पुनः अपन ने यहाँ पे इसकी संधि की है, उसी प्रकार से आपको इन सब का आपको क्या करना है, संधि और संधि विच्छेद आपको करना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। इन्हीं सभी शब्दों के सॉल्यूशन के साथ में मिलेंगे, सभी शब्दों का अपन संधि और संधि विच्छेद करके देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।